इस प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो यह है एक ख़ास मुलाकात। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा थीम जो होती है हर साल की, उस थीम को ऊपर बेस्ड होता है। तो उसमें जो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बात करते हैं, लखनऊ देखते हैं, उसी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के ज़रिए। तो इस बार की जैसे थीम आशिकाना लखनऊ थी, जिसको अलीशा और आयशा ने किया। तो एक तो ये, और फिर उसके बाद में अगर हम अपने पैनल की बात करें तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सुभाष चंद्र धशमाना जी हमारे साथ हैं। हमारे नेमत खाना को संभालने वाली रुबीना आप भी हैं, जो पूरा उनके पास में उन्होंने सनत का अभी काफ़ी वक्त तक के संभाला, और अभी आशिकाना लखनऊ पे आशिकाना बातें करेंगे। सुभाष चंद्र धशमाना जी जो हैं ये सीनियर एडवोकेट हैं और ये डिवोर्स सेक्शन से हैं, और हमारी जो स्पेस संभाल रही हैं फेस्टिवल में धनुश्री जी के फादर हैं। तो हम जब बात ही कर रहे थे आपस में तो ये हुआ कि सर को भी आना बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके साथ में हमारे साथ दीपक कबीर जी हैं। दीपक कबीर जी एक काफ़ी इंट्रोडक्शन है इनका, लेकिन उसमें हम अगर एक उस पर जाएँ तो एक आशिकाना लखनऊ में अगर बात किया जाए तो जो आप बात करोगे बाहर जाके तो एक जो नाम आता है कि यहाँ इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, तो एक वो है। बाकी हमारे साथ दरवेश हैं। दरवेश हमारे काफ़ी ज़्यादा साथ रहने वाले एक इंसान, जो हमें कभी भी ज़रूरत होती है कहीं पर भी तो जो सबसे पहले नाम आता है हमें किससे बात करें तो दरवेश उनमें से एक है। और बाकी सेशन को जो लीड करेंगे वो अलीशा और आयशा रहेंगी बाकी इनके ऊपर। शुक्रिया। आदाब, वेलकम एवरीबॉडी। हम ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने रियलाइज़ किया इस इंटरव्यू जितने भी हमने कुछ 100 लोगों से बातचीत करी अपनी थीम पे रिसर्च करने के लिए, हमें समझ आया कि इश्क पे उतने पर्सपेक्टिव्स हैं जितने दुनिया में लोग हैं। सबके लिए इश्क के मायने, सबके लिए आशिकी के मायने बहुत अलग हैं। हर इंसान जिस दुनिया से आता है, जिस परिस्थितियों में जीता हुआ आता है, उनके लिए इश्क सब अलग अलग दिखता है। भले ही वो उनका कोई बैकग्राउंड हो, उनका पर्सपेक्टिव हो, उनकी भाषा हो, उनकी उम्र हो या उनका जेंडर हो। आई थिंक सबके लिए इश्क कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ कम्स टू लाइफ वेरी डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। तो आयशा और मैं, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे लोगों से और हमें लगा कि हमारी इस थीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सब जैसे बहुत ही स्पेशल और रेगुलर लोग हैं जो लखनऊ की फैब्रिक में ही जीते हैं, लखनऊ की फैब्रिक में उनके पर्सपेक्टिव्स को एग्जिस्ट करते हैं। हम आपसे बस कुछ सवाल पूछेंगे। वी विल क्योंकि हमने डिले किया है, वील ट्राई टू रैप दिस सेशन अप इन 30 to 40 मिनट्स। सवालों का कुछ क्रम ऐसा रहेगा कि हम दोनों आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपके पास चॉइस है कि आप यू कैन ऑल्सो वॉलंटियर एंड पिक अ क्वेश्चन एंड आंसर दैट, और अगर आप सब भी बात कर सकते हैं सवाल पे, और हम एक एक सवाल पे एक एक जना भी बात कर सकता है। तो जो हमारी इस थीम का सबसे स्पेशल और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला सवाल है वो ये है कि जब मैं कहती हूँ आशिकी तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए, आशिकी, जब आपने बोला कि आशिकी से आप क्या समझते हो, तो जब मैं आई थिंक मैं थोड़ा सा यंग था तो मेरे टाइम पे एक फिल्म आई थी आशिकी, राहुल रॉय और जो कि सुपर हिट हुई थी। तो मेरा कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं भी यंग था, तो मेरा पर्सपेक्टिव उसी आशिकी फिल्म से ही निकल के आया कि कितना उसमें भले ही थोड़ा सा अनबन हो, लेकिन मतभेद हो, लेकिन जैसे हमारे नेता लोग कहते हैं मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो केयर होना चाहिए, और प्लस साथ ही साथ हमें स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है। आपकी सच्ची मोहब्बत जो है वो कुछ भी हो वो आपके पास ही रहेगी। थैंक यू। दीपक भैया, आप देखो, क्या होना चाहिए ये बड़ी आइडियल किस्म की बात है। किसी भी आशिकी में स्पेस होता ही नहीं है। मतलब आशिकी क्या है? एक प्रोसेस है जिस दौरान आप किसी के प्यार में होते हो या कोई आपके प्यार में होता है। इस छोटे से सेशन को ही कह सकते हैं। और उसको अगर खींचेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी ज़िंदगी 60 बरस की है, तो उसके बीच का जो 2.5 घंटा 3 घंटा है, बस उतना ही आशिकी होता है। उसके बाद उसमें पॉजिटिवनेस भी बहुत होती है, उसके अंदर बहुत सारे फीलिंग ऑफ रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो आशिकी मतलब लेकिन हम सब ज़िंदगी में खूबसूरत लम्हों को याद करना चाहते हैं। तो ये पूरा फेस्टिवल ये वो लोगों के या तो नहीं पाए हुए हैं या पा के भूले हुए लोग हैं, उस लम्हे को याद करना ही आशिकी है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक जैसे से कह रहे हैं, ये यंग थे
तो जब तक आप जवान रहते हैं तब तक आशिकी मेहनत मांगती है। तो आप 50 साल 55 साल के बाद लोग कौन मेहनत करे? इश्क करना भी एक मेहनत का काम है। टाइम देना होगा, इंतज़ार करना होगा, फ़ोन करना होगा, नए सिरे से परिचय देना होगा, झूठी बातें कहनी होंगी, सुननी होंगी, तो वो मेहनत छूटती जाती है। तो जवानियों के दिनों में कई इश्क होते रहेंगे, और इश्क होने के प्रोसेस में ही जो टाइम होता है, जो सबसे खूबसूरत होता है, उसे हम आशिकी कह सकते हैं। थैंक यू। रुबीना अपी, आ चुका है मौका, आपका ये माइक उठा। मतलब अगर हमें देखा जाए कि इश्क क्या क्या है, और तो अपनी नज़रियों से अगर हम बताएं तो इश्क एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है जो ज़बानों से सुना है, मतलब हम और देखा भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं इश्क सिर्फ आपका किसी से लव के ज़रिए हो या लवर हो आपका। इश्क माँ बाप से भी आपका होता है, और है वो तो एक नेचर है। और उसके अलावा इश्क आपको किसी से, मतलब आपको अपने पेट से भी बहुत होता है। जैसे आपने एक डॉगी पाला हो या कैट पाला हो, उससे बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है कि वो आपकी आंखों से अगर ज़रा सा 1 मिनट के लिए भी दूर होता है तो आप उसको ढूंढने लगते हो कि कहाँ गया, क्योंकि वो इश्क ही है जो आपको ढूंढने पर मजबूर करता है। तो मेरा यही है बस। सर, आशिकाना लखनऊ में जब किसी लॉयर को बुलाया गया तो आशिकी के दूसरे पहलुओं से लोगों को इंतज़ार है। मैं फैमिली कोर्ट में वकालत करता हूँ, 40 साल से कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब हस्बैंड या वाइफ फैमिली कोर्ट के गेट के अंदर घुसते होते हैं तो या तो आशिकी ख़त्म हो चुकी होती है या ख़त्म होने की कगार पे होती है। लेकिन इसके बीच भी स्कोप रहता है कि आशिकी दोबारा शुरू हो जाए, और इसके एक नहीं सेवरल इंस्टांसेस हैं, और कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने, NGOs ने हस्बैंड वाइफ के बीच में मीडिएशंस के बहुत सी प्रोसेसेस स्टार्ट की हैं। अब गवर्नमेंट नहीं है कि कोई रिपोर्ट लिखाने पुलिस में चला जाता है तो वहाँ भी मीडिएशन होता है, कोई महिला आयोग में चला जाता है तो वहाँ भी मीडिएशन होता है, प्री लिटिगेशन का कंसेप्ट बना है, वहाँ भी लिटिगेशन होता है, फैमिली कोर्ट में कोई भी केस फाइल होता है तो वहाँ भी मीडिएशन होता है। और काफ़ी केसेस में जो है लोग रियलाइज़ करते हैं, और रियलाइज़ करने के बाद कंप्रोमाइज़ेस होते हैं, और दोबारा फिर वो रहने लगते हैं, और दोबारा यूँ कहिए कि उनकी आशिकी फिर शुरू हो जाती है। बहुत से इतने लंबे स्पैन में 13 भी होता है एक म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स कराए, 1-2 साल के बाद सेम पेयर फिर आए, कहने लगे कि हमें फिर शादी करनी है, तो उनकी फिर शादी कराई गई। तो आशिकी कब हो जाए, कब रिवाइव हो जाए, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। शुरू में जब ये होता है कि आते हैं, जोश होता है, गुस्सा होता है, उम्मीदें होती हैं, इंटॉलरेंस है, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, कंज्यूमर नीड्स हैं, दोनों वर्किंग क्लास हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। समय उनको भी सॉल्व करता है। अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। ये एक गालिब ने कहा है कि गालिब ये भूल उम्र भर करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो फैमिली कोर्ट में शुरू में जो आते हैं आईना साफ करते हैं, जब उनको इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है तो आपस में समझौते की, लव की, रिवाइवल की चांसेस बढ़ जाते हैं, और रिवाइव होता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि
शादी के बाद बच्चे भी हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ को फ़र्क पड़े या ना पड़े, डिस्प्यूट्स में बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरी लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। और आजकल के ज़माने में जो आपके टीवी पे सीरियल चल रहे हैं, बच्चे बातों को सुन रहे हैं, वो 4-5 साल में ही जवान होने लगते हैं। और हमने ये देखा है कि 4-5 साल के बच्चे भी ये समझ जाते हैं कि पति पत्नी फादर मदर के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और वो उनकी मानसिकता पे बहुत बुरा असर डालता है। तो मेरे हिसाब से आशिकी के लिए स्कोप होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करो, कहीं कोटा न ख़त्म हो जाए। थैंक यू। आदाब। तो अभी हम सब यहाँ इश्क की बातें कर रहे हैं, और जैसे हमने लखनऊ शहर के काफ़ी लोगों से बात करी, जैसे अभी अलीशा ने भी बताया कि हमने लगभग 100 लोगों से बात करी, जिसमें सभी जेंडर के लोग मौजूद थे और एज के भी लोग मौजूद थे। तो और यहाँ हमारे पैनल पे भी एज की बात सामने आई। तो आप लोगों से बस मेरा ये सवाल है, क्या इश्क के लिए कोई उम्र होती है, कोई एक उम्र जिसमें हम इश्क करते हैं? दो चीज़ें हैं, बोल लो। पहली बात तो इश्क है क्या, उससे तय होगा। इश्क को डिकोड अभी किया नहीं जा सका है। अभी अलीशा ने बोल ही दिया। तो जिस चीज़ के बारे में, जैसे आप खुदा को या ईश्वर को जान ही नहीं पाए है कि नहीं है, तो वो कहाँ रहता है, किस घर में रहता है, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बातें खाम ख्याली हैं। तो इश्क को डिकोड किया। इश्क को अगर आप थोड़े से सख्त तरीके से देखें तो ये आपके हार्मोन्स होते हैं, उनको ज़रूरत है। प्यार किया जाना आपकी ज़रूरत है, प्यार करना आपकी ज़रूरत है। आप इस इंसान से करते हैं, आप मतलब जैसे आपको प्यास लगी है तो आप स्टील के ग्लास से पिएंगे, फिर लोटे से पिएंगे कि पीतल के बर्तन से पिएंगे, पात्र बदलते रहेंगे, आपकी प्यास बुझेगी फिर पैदा होगी। तो प्यार किया जाना आपकी हार्मोनल ज़रूरत है और आप चाहोगे। पात्र बदलते, ये नहीं है कि हमें एक बार इस ग्लास से पिया तो यहीं पीना पड़ेगा। इश्क या आशिकी जिसे आप कह रहे हैं वो मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं है। शादी बिल्कुल अलग चीज़ है, फैमिली बिल्कुल अलग चीज़ है। तो अगर हमें फैमिली पे बात करनी पड़ेगी तो सोशल स्ट्रक्चर पे बात करनी होगी। हमें मैरिज इंस्टीट्यूशन पे बात करनी होगी तो उसे बचाया जाना चाहिए या नहीं बचाया जाना चाहिए, या कब खोल देना चाहिए, वो अलग अलग सोशल प्रोसेस से डेवलप हुआ है, अलग अलग देशों में अलग तरीके से है। तो वो थोड़ा सा दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। आशिकी की बात है तो इश्क की बात है, और जो तुमने कहा उम्र की बात है, ये फिर भी अगर एक तरीके से कहें कि शुरुआती दौर में हमें प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन बाद के दिनों में भी चूँकि हम एक सोशल प्रोडक्ट हैं इंसान, और हमारा सिस्टम भी एक सोशल, तो इश्क भी हवा में नहीं पैदा हुआ, इश्क एक सोशल प्रोडक्ट है। जानवरों में इश्क नहीं होता है, जानवरों में सिंपल लगाव है, माँ ने पाला बच्चे को, या किसी के साथ आपको इंटरकोर्स करना है, जनरेशन बढ़ानी है, तो वो होता है, ख़त्म हो जाता है। इश्क इंसान ने पैदा, हवा में नहीं पैदा हुआ है, नेचर में नहीं था इश्क। इश्क सोशल प्रोडक्ट है जो हमारे डेवलपमेंट के साथ पैदा हुआ है, इसलिए इसके कई शेड्स हैं और हमें साथी की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए आपको 70 साल की उम्र में भी साथी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो साथी की ज़रूरत है आपको 90 साल की उम्र में भी पड़ रही है। वो साथी की ज़रूरत को आपके साथ जो भी कंफर्ट जोन में आता है, आप उसे इश्क का नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वरना जैसे आपने रुबीना ने एक एग्जाम्पल दिया जानवरों का या बाकी का या माँ बाप का, ये एक लगाव भी होता है, हमारा कंफर्ट जोन होता है। कई बार हम प्रेमियों के सामने उतना खुले नहीं होते जितना अपने पत्नियों के सामने, या मतलब अपने पतियों के सामने खुल के रह सकते हैं, या पेरेंट्स के सामने। तो आपका कंफर्ट जोन एक बना हुआ है, वो जो लगाव है, ये आपके माँ बाप आपको पसंद नहीं, उनके विचार पसंद नहीं है, वो प्रेम के दुश्मन भी रहे हैं, पर आप उनको साफ करोगे, उनके बीमारी में इलाज करोगे, ये एक जिम्मेदारी है, एक लगाव है। ये भी एक सोशल प्रेशर से पैदा हुआ है, लेकिन है हमारे अंदर इतना घुला हुआ है कि हम उसे मानते हैं कि है। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर प्रेम को देखना होगा तो प्रेम को अभी जाना ही नहीं जा सका है, लेकिन जितना जाना गया है उसमें उम्र का एक खास हिस्से तक ज़्यादा होगा, उसके बाद कम हो सकता है, और उसका फैमिली से और मैरिज इंस्टीट्यूशन से कतई रिश्ता नहीं है। थैंक यू।
मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली उम्र का कोई उसमें बंधन नहीं होता है, लेकिन इश्क का या आशिकी का फॉर्म्स बदलता रहता है। जब आप एडोलेसेंट होते हैं, बहुत यंग होते हैं, तब आपके प्यार में बहुत ही वो होता है कि हम आसमान से सितारे तोड़ के ले आएंगे, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। उस तरह का एक आशिकी होता है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। आप जैसे से मैच्योर होते हैं, आप जैसे से बड़े होते हैं, तो वो जो उस टाइम पे एडोलेसेंट या यंग जो होते हैं उनमें सेक्स की बहुत नीड होती है। तो लव और सेक्स को कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सेक्स करने के बाद प्यार हो गया या प्यार करने के बाद सेक्स हो गया। लेकिन आप जैसे से बड़े होते हैं वो आशिकी रहेगी, लेकिन प्रोबेबली वो थोड़ा सा शिफ्ट होने लग जाती है टुवर्ड्स कंपेनियनशिप। उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है कि हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी आके किस तरह से हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं आशिकी को भी लेकर। और कई बार हम आशिकी जैसे कि होता है कि अच्छा, और जैसे आप मैच्योर होते हैं आशिकी में रिस्ट्रिक्शंस भी लगने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब शादीशुदा आदमी प्यार नहीं कर सकता है, वाइफ से तो प्यार है, लगाव है, जो भी हो, लेकिन अगर कहीं और अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो बंदिशें आ जाती है इसमें कि किस हद तक वो एक जो सामाजिक दायरा है वो पार कर सकता है कि नहीं। तो आशिकी तो हो रही है, लेकिन उसके दायरे उम्र के साथ सिमटते चले जाते हैं। और जहाँ तक ज़्यादातर लोग मैच्योरिटी में आकर कंपेनियनशिप की तरफ ज़्यादा खिंचते हैं और उसको वो आशिकी का नाम देते हैं। रुबीन, इस संदर्भ में एक स्टांस मैं भी देना चाहूँगा। मेरे सारे स्टांसेस कोर्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि वही लाइफ है। दो लोगों में लव हुआ, लव के बाद लव मैरिज हुई, 2 साल साथ रहे, उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ, दोनों अलग हुए। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, केस फाइल कीजिए, उसके 6 महीने के बाद वो डिग्री कंफर्म होती है, लेकिन अब वो टाइम पीरियड का शॉर्ट कर दिया गया। तो वो 6 महीने के बाद जब फाइनल डिवोर्स ग्रांट हो रहा था, तो मेरे चैम्बर में दोनों लोग बैठे हुए थे और दोनों ने बात की आफ्टर द ग्रांट ऑफ डिवोर्स। जैसे आपने बताया आशिकी के बारे में कि आशिकी का मैरिज से कोई रिलेशन नहीं, मैं एक स्टांस रख रहा हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन आप खुद लगाइएगा कि आशिकी का कौन सा रूप है। डिवोर्स ग्रांट हो गया, डिवोर्स ग्रांट होने के बाद दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और कहीं बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, साथ घूमने जाते रहेंगे। और होली में, दिवाली में, फेस्टिवल्स में, वैकेशंस में दोनों वर्किंग थे, हम लोग मिलते रहेंगे। और ये बात करीब 8-10 साल पहले की है और मुझे मिलने भी आए थे 10 साल के बाद। डिवोर्स्ड हैं जिन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था, शादी भी की थी, लेकिन आज भी वो मिल रहे हैं। ये आशिकी का कौन सा रूप है, इसे आप समझिए। रुबीना भी, आप कुछ कहना चाहेंगी इश्क और शादी के बारे में? कितना मेल है दोनों में? हम थोड़े आयशा का सवाल भी है, उम्र वाला सवाल भी है, पर क्योंकि हम इश्क और शादी की बात कर रहे हैं, जो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमने भी समझा ये चीज़ अपने इंटरव्यूज़ के वक्त में कि ऐसे भी लोग हमें मिले, और इसमें किसी का भी व्यू पॉइंट हम खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई, जैसे मेरे माँ बाप हैं, दोनों ने समाज से लड़ झगड़ के शादी करी, रिलीजन्स के अगेंस्ट जाके शादी करी, एंड दे स्टिल स्टैंड बाय इट। कुछ हैं जो हमें ऐसे भी मिले बहुत ही इनोसेंटली, जिन्होंने 17-18 साल शादीशुदा होने के बाद बोला कि हमारा इश्क प्योर है क्योंकि हमने शादी करी। इश्क का मकाम शादी ही है, शादी नहीं करी तो कैसा इश्क। मेरे पापा भी उनमें से एक हैं जो ऐसा कहते हैं मेरी आंखों में आंखें डाल के कि तुम्हें एट सम पॉइंट तो शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं, जैसा अभी यहाँ पे भी पैनल में आया, कि दो अलग अलग संसार हैं। इश्क कहीं ना कहीं एक इमोशन है, शादी एक सामाजिक ढर्रा है जिस पे हम उसको ढाल देते हैं। तो रुबीना पे, आप क्या सोचती हैं इश्क और शादी के बारे में? कैसा, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं तो। मेरा खुद का है, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरा डिवोर्स हो चुका है, जैसे अंकल ने भी बताया कि जो होता है लव मैरिज में। तो मेरी भी लव मैरिज थी। शादी से पहले मेरा 10 साल इश्क रहा है, उसके बाद मेरी शादी चली है। तो वो शादी से पहले जो 10 साल का जो इश्क था वो ऐसा था कि मतलब दिल्ली से आ जाना मिलने के लिए, और
बर्थडे हो तो बर्थडे वाले दिन वो सामने खड़े होना, और जब मेरा जो लव था वो मेरे महल्ले में बहुत हल्ला मचाता था कि रुबीना और शाकिर का इश्क वो वाला था, वो DDLJ वाला। हाँ, तो वो जब आता था तो दूर से बच्चे चिल्लाते हुए आते थे, अरे वो शाहरुख खान आ गया, शाहरुख खान आ गया, क्योंकि मेरा हस्बैंड शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो जब वो आता था और एक ट्यून उसने एक सेट कर रखी थी कि घर से बाहर कैसे हम आएंगे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल भी हमारे पास नहीं था। अभी हम उस टाइम मेरा 10th क्लास था, तो जब वो घर के पास से गुजरता था तो वो उसका एक सॉन्ग बजता था कि मैं दुनिया भुला दूंगा, आशिकी वाला मूवी का जो सॉन्ग था, सर ने बताया, मुझे तो याद भी नहीं है, सॉरी। तो जब वो गाना गुनगुनाते हुए जाता था तो मुझे समझ में आ जाता था हाँ शाकिर आ गया है, चलो अब बाहर निकलते, क्योंकि और कोई वही नहीं था, हमारे पास दरिया नहीं था कि भाई कैसे देखेंगे, अब वो गाना गा रहा तो वही है सिर्फ। तो जब वो निकलता था तो एक बहुत वो वाला फील आता था कि हाँ नहीं कोई है मेरे लिए, जो मेरे लिए खड़ा है सिर्फ, और मेरे बुलाने पे आता है, तो वो प्यार जागता था मेरे लिए। तो जब वो जाता था ऐसे, तो उसके बाद एक वो फिल्म आई थी, क्या कहते हैं, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन वाली। तो जब वो मूवी हम लोग जब देखते थे, मतलब वो जो फर्स्ट टाइम जब मूवी देखा था ना, तो हाँ लगता था नहीं हम और शाकिर हैं, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, वो उम्र मेरी ऐसी थी कि हम उसी में बह जा रहे थे कि नहीं वो हम दोनों का ये सीन चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब हमारी शादी की बात आई, और क्योंकि वो एक शादी प्यार तो हमारे दोनों का एक वो था, लेकिन जब शादी की बात पहुंची तो फिर वहाँ पर आ जाता है एक ऊंची जात और एक नीची जात, खान और एक मंसूरी जात जो भी होती है, बहुत नीची जात मानी जाती है हम लोगों में। तो यहाँ पर जब मम्मी से उसने बात करी शादी को लेकर, तो मम्मी ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि वो नीची जात है और हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारे गांव में हम मतलब पता नहीं क्या दादा और परदादा को लेकर चली थी कि 10 जमींदारों के तुम्हारे दादा ये हुए थे। तो अब भाई ये लव में ये सब क्या है, उसको क्या पता मेरे दादा कहाँ के जमींदार थे या हम कहाँ के जमींदार हैं, हमको तो पता नहीं, हम तो लखनऊ में रह रहे हैं। खैर जो भी बात हुई उन लोगों ने समझा, उसके बाद हम लोगों की शादी किसी तरह हुई। अब शादी के बाद जो इश्क था वो सिर्फ वॉयलेंस पे बीता है, मतलब उसको पता नहीं क्या समझ में आया कि वो शाकिर ना हो के वो कौन सा शाकिर निकला, मतलब कहाँ से कहाँ दुनिया आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, वो इश्क था या खाली एक बहरूपिया था जो नकाब पहने हुए थे। शादी के बाद मतलब एक वॉयलेंस इस तरह का कि आपको मम्मी से आप 10,000 रुपये लाने हैं, आज आपको अपनी मम्मी से बात करनी है रॉयल एनफील्ड के लिए, नहीं है भाई इतना होता तो क्या तुमसे शादी करनी थी। खैर किसी तरह उनको मैंने झेला, मतलब एक झेलना ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे शायद लव मैरिज में माँ बाप भी साथ नहीं देते कि आपने जिस तरह से किया आप लोग झेलो। तो मेरी 2 बेटियाँ हो गई, उसके बाद भी वो कार्यक्रम चलता रहा, वो मतलब वॉयलेंस में वो मोहब्बत भी दिखाता रहा क्योंकि उसको ज़रूरत थी मेरी। तो जब बात ज़्यादा पहुंच गई, जब बात यहाँ पर आ गई कि शॉप खोलनी है तो मम्मी पापा से पैसे लेकर आओ, तो वहाँ पर फिर बोलना पड़ा मुझे कि नहीं अब नहीं होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत हो गया है और डिमांड तुम्हारी पूरी हो रही है, झेलना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारी बढ़ती जा रही है, कहीं से थम नहीं रही है। तो फिर एक फ़ैसला लिया कि अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, झूठे वाले को हमें नहीं झेलना इसके आगे। 2 बेटियां हो चुकी थी तो अब ये भी हो रहा था कि जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि मम्मी पापा तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे मेरे। खैर किसी तरह मम्मी पापा से फिर मैंने फ़ोन किया, मेरा ससुराल दिल्ली में था, तो जब अपनी मम्मी को मैंने फ़ोन किया वहाँ से लगा कर कि अब ऐसा ऐसा हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो मम्मी ने बोला था कि इतना उतावली थी तो कर दिया, क्योंकि वो इश्क तुमसे ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी का यही एक डायलॉग था कि तुमने किया है तुम झेलो, और कैसे करना है कैसे नहीं करना ये तुम्हारा काम है। तो अब ये जब बात हो गई कि मम्मी नहीं सपोर्ट कर रही तो भाई और कौन सपोर्ट करेगा। खैर ये भी हुआ। उसके बाद उसने फिर बोला कि जब माँ सपोर्ट नहीं करेगी और माँ तुम्हारी नहीं ले जाएगी तो तुम जाओगे कहाँ। तो वाकई सोचने वाली बात थी कि किसके घर जाएंगे, क्योंकि ऐसे हाल में 2 बच्चों के साथ कोई नहीं अपनाएगा हमको। फिर भी ना चाहते हुए आए, दिल्ली से लखनऊ आए। पहली बार था कि अकेले सफ़र किया था और रात में 3 बजे उठ के आना पड़ा था वहाँ से, क्योंकि वो उसका जो वॉयलेंस था वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था मेरे लिए, क्योंकि वो
बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा मेरे पास। तो जब घर से निकले, घर से दिल्ली का माहौल जो सुना था कि बहुत डरावना है और बहुत लड़कियों के लिए अनकंफर्टेबल वो है स्पेस वहाँ आपका, तो जब घर से जब कदम निकाला रात में 3 बजे और बाहर रोड तक के आना था, गली बहुत शांत और एकदम अंधियारा था कि अब ये सोच रहे थे कि 2 बेटियों के साथ मेरा स्टेशन तक पहुंचना कैसे हो पाएगा। खैर फिर एक ऑटो वाले से बात करी, क्योंकि पैसे भी नहीं थे मेरे पास, हकीकत बता रहे कि वो मुझे कुछ भी नहीं देता था, वो मुझे 10 रुपये भी नहीं देता था रखने के लिए। फिर ऑटो वाले से किसी तरह बात करी। अब वही है कि अब ऊपर वाले का करम कहे कि किसकी दुआ कहे कि वो ऑटो वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे आनंद विहार पहुंचाया बस स्टेशन पे, और उसके बाद उन्होंने उस बस वाले से ये तक के कहा ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और आपको इसको लखनऊ तक के छोड़ना है। उन्होंने फिर वो टिकट दिया उसका। फिर उन्होंने जब मुझे लखनऊ उतारा है, लखनऊ चारबाग में, तो वहाँ पर हम जब 2 बेटियों के साथ जब उतरे हैं, उसके बाद वहाँ से किसी ने मुझे देखा है कि ये तो रूबी है और ये यहाँ क्या कर रही है। और ऐसी हालत में जब उन्होंने मुझे वहाँ से देखा, वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने मेरे घर पे कॉल करी कि ये रूबी यहाँ पर यहाँ तक के पहुँच गई है और आप लोगों में से यहाँ पर कोई भी नहीं है और ना उसके साथ उसका हस्बैंड है, कोई भी नहीं है। मम्मी आई, खैर क्योंकि मम्मी ने तो कहा ही था कि जैसे किया वैसे झेलो, लेकिन वो फिर भी आई क्योंकि बच्चों की मोहब्बत मरती नहीं, चाहे वो जितना भी बोल रहे हैं। वो आई और उनके साथ मेरा छोटा वाला भाई आया। फिर उन्होंने पूछताछ करी तो हमने ये बोला कि हम 2 दिन से भूखे हैं, पहले तो हमको घर पहुंचा दो, कुछ खिला दो। जब घर पहुंचे तो खाया वाया, तो उसके बाद मम्मी ने पूछा क्या हुआ था, सब बातें उनसे फिर बताई कि जब डिमांड बढ़ती जा रही तो कितना कोई बर्दाश्त करेगा। तो कहने लगी तो प्यार तो वो इतना करता था तुमसे। तो हमने कहा पता नहीं वो इश्क कहाँ मर गया उसका, हमें नहीं पता। खैर फिर बात आई कि अब चलते हैं FIR करवाते हैं और कुछ न कुछ किया जाता है। तो अब फिर ध्यान ये आया कि कुछ भी करते हैं, या तो कोर्ट जाएंगे, FIR करेंगे, या क्या कर सकते हैं। लेकिन मम्मी पर भी बोझ बन गए थे, मेरे साथ साथ 2 बेटी फिर वापस आ गई। अब उनकी 3 बेटियाँ हो चुकी थी एक हिसाब से। तो मम्मी ने मना किया, मम्मी का मम्मी अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ बच्चों को पालना और कुछ नहीं करना, ना ही मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने, ना ही मुझे कोई थाने जाना है। तो कहने लगी एक FIR कर दो ताकि वो दोबारा अगर आए तो अब वो कुछ कर ना सके या तुमको दोबारा ले जाए। क्योंकि मेरे जो बड़े वाले भाई हैं उन्होंने फिर मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरे हस्बैंड की उनके पास कॉल भी आई थी, क्या अपनी बहन को ऐसे ही रखोगे, वापस नहीं भेजोगे? तो उन्होंने बोला तुमने फेंक दिया है, तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हुई, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि वो मेरी बहन है, हम उसको नहीं भेज सकते दोबारा। खैर वहाँ से समझ में आया कि भाई के दिल में भी मोहब्बत थी, लेकिन क्योंकि भाई ने कभी इस तरह से जाहिर नहीं किया था कि हम इतनी मोहब्बत करते हैं भाई। खैर उसके बाद FIR तो करवा ही दिया था कि दोबारा बच्चों को लेने ना आए, और ना ही दोबारा कोई ऐसा हो कि वो कोर्ट के ज़रिए ले जाए मुझे या फिर कोई लीगल एक्शन से ले जाए, क्योंकि अब जाना ही नहीं था, ये मेरा बिल्कुल मेरा मन था। उसके बाद जब घर में रहने लगे तो लोगों को कि ऐसी ऐसी बातें हमको सुननी पड़ी है। मतलब मेरे बच्चों को भी बोला गया है कि उसका कचरा ले आई हो, उसका वो ले आई हो, मेरे बच्चों को जो बोला गया। मतलब तो हमने ये बोला ये कोई कचरा नहीं है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पैदा किए हुए, ये हम उनकी माँ है, वो मेरे बच्चे हैं, उनको किसी तरह से जवाब देना। फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करा कि नहीं अब ये लोग ऐसे नहीं चुप होंगे, अब बोल के ही चुप होंगे। तो फिर वहाँ से मेरी आवाज़ शुरू हुई है इतना बोलना। पहले हम नहीं बोलते थे, हमने जब सनत कदा स्टार्ट किया तो लोग खुद कहते थे कि बोलना सीखो, हमीदा अपी कहती थी कि बोलना सीखो, नहीं बोलोगे तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे और ये लोग ऐसे दबाते रहेंगे। खैर वो तो बोलना स्टार्ट करा। उसके बाद फिर जॉब मिली, जॉब के बाद बच्चों को पढ़ा रहे, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। उसके बाद फिर ये लगा ना कि अब इश्क का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने जिसके साथ 10 साल इश्क किया और 10 साल उसने बहुत अच्छे से इश्क दिखाया कि मेरा ये इश्क तुम्हारे लिए ही और बाकी किसी के साथ नहीं। लेकिन उसके बाद जब मुझे घर पर रहते रहते ये पता चला कि उसके इश्क मेरे अलावा कितने ही लोगों के साथ थे, तब हम और ही टूट गए कि मतलब ये क्या था फिर शाकिर का। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया है शाकिर ने मेरे साथ, वो कौन सा इश्क कर रहा था मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन किसी तरह से अपने आप को फिर जैसे जैसे हमने आगे बढ़ाना स्टार्ट करा, वैसे वैसे उसको भूलने की भी बहुत कोशिश करी है कि ये भूल जाए। और आज टाइम है 13 साल का, और अब इश्क के क्या मायने मुझे खुद नहीं पता है।
और हम इश्क को देखते ही नहीं कि वो इश्क बहुत अच्छा, मतलब कोई भी सामने कोई भी रहता है, कोई भी कपल अगर खड़ा होता है, इश्क हस्बैंड वाइफ को तो नहीं कह सकते क्योंकि हस्बैंड वाइफ का अलग ही इश्क होता है, आपके साथ लड़ाई भी होंगे, आपके साथ झगड़े होंगे, लेकिन आप फिर भी एक साथ रहोगे। लेकिन जो अभी यंग एज का जो इश्क है वो मेरे सामने अगर खड़ा हो के वो इश्क की जैसे हक करना है या आपको कुछ भी, तो हमें बिल्कुल वो उल्टा लगता है कि ये इश्क नहीं, सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं। अगर आप शादी करने के बाद अगर आप 24 घंटे उनके साथ रहोगे ना, तब आपको असली इश्क पता चलेगा कि इश्क क्या है आपकी ज़िंदगी का। सबसे पहले तो आई थिंक बहुत ही पर्सनल आपने कुछ शेयर किया है, उसके लिए आई थिंक वी आर रियली ग्रेटफुल। थैंक यू रुबीना अप्पी। कन्फ्यूजिंग तो देखिए है इश्क बहुत ज़्यादा, ये हमें भी हमने बड़ी चौड़ में इस पे काम करना शुरू किया था, पर हम एंड में इतने ही कंफ्यूज थे जितने कन्फ्यूजन से हमने शुरू किया था इस मौजू पे काम करना। लेकिन क्योंकि इस बात पे बात हुई है और मुझे लगता है कि आप चारों लोग इस चीज़ पे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, मेरा बस इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ऐसी बहुत सी गैर इश्किया चीज़ें हैं जो इश्क में होती हैं, जिनको हम शायद इश्क के नाम पे वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो दो लोगों के बीच में होती है, जिसमें वायलेंस भी एक है या पोजेसिवनेस भी एक है, जिसको बड़ा नॉर्मल कर दिया गया है। अब उसको नॉर्मल करने में हाथ फिल्मों का है या समाज का है या कुछ कलेश ना हो जाए, सब ठीक रखो ऐसी वाली बातें हैं कि क्या है पता नहीं, पर आई एम श्योर आप चारों हमें बता पाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दो लोगों के बीच में इश्क के नाम पे होती हैं पर एक्चुअली शायद ज़्यादा इश्कियाँ होती नहीं हैं। वील स्टार्ट विद यू सर। जो मैंने देखा है पिछले 40 सालों में, समय के साथ साथ फैमिली डिस्प्यूट्स के नेचर बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक आप ओल्ड स्कूल मान लीजिए, एक मॉडर्न स्कूल मान लीजिए, या एक इंडियन सोसाइटी मान लीजिए या वेस्टर्न सोसाइटी मान लीजिए, तो हम लोग एक ट्रांजिशन के पीरियड में हैं। ना तो हम ओल्ड स्कूल हैं और ना हम बिल्कुल ही न्यू स्कूल हैं, हम बीच में हैं। तो इस ट्रांजिशन की स्टेज में इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं जब उम्मीद होती है कि इसको ये करना चाहिए और उसको ये करना चाहिए, और वो एक आदमी काम नहीं कर पाता या काम करना चाहता है नहीं कर सकता, तभी इस तरह के डिस्प्यूट क्रिएट्स होते हैं। आपने बताई भाई बड़ी सैड स्टोरी है, खैर हमारे कोहन में तो होती रहती हैं सैड स्टोरीज, लेकिन अगर देखा जाए कि पूरी सोसाइटी ऐसी नहीं है। आशिकाना लखनऊ का जो थीम है, लखनऊ की पॉपुलेशन आप समझिए कि 42 लाख 41 लाख है। एक फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे कर लें तो ऑन एवरेज 10 लाख फैमिलीज हुई। हमारे फैमिली कोर्ट में 11 कोर्टें हैं और 20,000 केसेस पेंडिंग हैं। 20,000 केसेस में हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं। अगर 10 लाख फैमिलीज में बहुत से केसेस होते हैं जिसमें मेंटेनेंस भी है, कस्टडी भी है, डिवोर्स भी है, तो 2 पार्टीज के बीच में 2, 3, 4 केसेस हो जाते हैं। तो ऑन एवरेज अगर 20,000 को 10,000 कर लें और पॉपुलेशन को 40 लाख से 10 लाख कर लें, तो ऑन एवरेज 100 फैमिलीज में एक फैमिली कोर्ट डिस्प्यूट हुआ। तो डार्कर साइड पहले दिखाई देता है। कैनवस में अगर ब्लैक इंक पड़ी हो तो पहले आपको दिखाई देगी, पूरा वाइट कैनवस बाद दिखाई देगा। तो अगर 100 फैमिलीज में एक जगह डिस्प्यूट है तो 99 फैमिलीज ऐसी हैं कि जहाँ पे लव है और आशिकी है। यही मैंने देखा है। क्या लगता है दीपक भैया, क्यों ये जो गैर इश्किया चीज़ें लोगों में होती हैं जिसमें वायलेंस है, पोजेसिवनेस है, कि 2 लोग दूर से रिश्ते में 2 लोग दिखाई देते हैं पर आप जब करीब जाएंगे तो आपको दिखता है कि एक ही की चल रही है, दूसरा एकदम खत्म हो चुका है। क्यों होती हैं ये चीज़ें? बात घूम फिर के कई अलग अलग जगह पर जा रही है और वो बड़े दूसरे सेशंस होने लगेंगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है या बाकी सारी चीज़ें,
पहली चीज़ तो आपने मतलब जो मेरा कहा, सवाल मैं है कि जो वो इश्क को हम मान के उसको पास फैमिली क्यों कर मतलब देते एक हैं? चीज़ तो हम बस एक सेंटेंस कह के ख़त्म कर देते हैं कि फैमिली कोर्ट में अगर 20,000 रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि 20 बाकी सब घर खुशहाल हैं। मेरा अपना घर भी होगा तो अगर अलग होने पे आ जाएगा तो फैमिली कोर्ट में पहुंच जाएगा। हम लिहाज करते हैं कई बार, या कई बार सोचते हैं कि बड़े बवाल, मतलब आप एडजस्टमेंट करते रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं। कई बार वायलेंस होता है, कई बार अलग अलग पसंद होती हैं, कई बार अलग अलग जीवन जीने के तौर तरीके होते हैं। तो और फैमिली प्यार नहीं है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर जब भी टूटेगा, स्ट्रक्चर कसेगा, स्ट्रक्चर के अंदर कई चीज़ें बदलेंगी तो फैमिली कोर्ट पहुंच सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि इश्क खत्म हुआ जा रहा है, मतलब इश्क का मतलब जो भी आप कहते हैं। तो फैमिली कोड की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हम ये माने हुए बैठे हैं। दरअसल हमारे यहाँ जैसे हम लोग प्रेम पे बात कर रहे हैं, हमने सेक्स पे बात ही नहीं करी है। सेक्सुअलिटी को बिना छुए हुए आप प्रेम पे बात करने लगे हैं। आपका शरीर शामिल है प्रेम में, आपका दिमाग भी शामिल है, तो दिमाग को डायरेक्शन दे रहा है कि शरीर को क्या ज़रूरतें महसूस हो रही हैं। आप बहुत बहुत वेजिटेरियन टाइप की बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये पहुँचेंगे नहीं वहाँ पे। दूसरी चीज़, मैं जितना जैसे तो इसलिए मैं अगर हमें डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करनी होगी तो हमें सिस्टम पे बात करनी होगी। मैरिज इंस्टीट्यूशन है क्या, कैसे पैदा हुआ, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या लड़की के राइट होते हैं, क्या लड़के के राइट होते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात मेरा ये कहना है आइलेशा कि अपनी पसंद के पार्टनर को चुनना प्यार नहीं है। हम कई बार इतने रिस्ट्रिक्शन में हैं कि हम अपनी पसंद के पार्टनर चुन रहे हैं, वो प्यार नहीं है। प्यार के अंदर एक दूसरी चीज़ पैदा होती है जो हमारे भीतर कुछ स्पार्क पैदा करती है। वो क्या है ये हम नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, लेकिन अक्सर हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, वो है ठीक है, ये हमारे लिए कंफर्ट रहेगा, म्यूचुअल मिल रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं। तो डेटिंग मुझे कभी प्यार की तरीके से नहीं लगा, मैं अभी डेटिंग और ब्रेकअप वाली दुनिया में आ नहीं पाया हूँ। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्यार सिस्टम के अगेंस्ट होता है। प्यार नेचुरल है जिसे हम कह रहे हैं, और सिस्टम ने कई नियम कानून कायदे बांध रखे हैं। तो प्रकृति हमेशा सिस्टम से जीतेगी, इसलिए वो तोड़ता है। वो कास्ट नहीं देख रहा है, वो रिलीजन नहीं देखेगा, वो पैसा नहीं देखेगा, ये चीज़ें होंगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रेम में अगर कुछ टूटा ना हो तो उसे प्रेम कहा जाना चाहिए। फिर तो वो नॉर्मल अपने पसंद से पार्टनर चुन लिया, हाँ वो भी ठीक है, मेरी जात का था इसलिए उससे प्रेम करना आसान था, घर वाले नहीं कहेंगे। कुछ तो टूटना चाहिए, कुछ तो बगावत होनी चाहिए, कुछ तो सरकशी होनी चाहिए, तब मज़ा आता है, वो एक रोमांच पैदा करता है। अभी क्या है, मैं एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं छोटी सी चीज़ कहूँगा। नैतिकता के घेरे में हम लोग, मोरालिटी हमें घेरे हुए है, और प्रेम मोरालिटी के अंदर हो नहीं सकता। आपको प्रेम किसी से भी हो सकता है, पता चला आप अपनी कजिन से प्रेम कर सकते हैं, आपको प्रेम हो रहा है, लेकिन आपको कुचलना पड़ेगा क्योंकि आपके रिलीजन में या आपकी सोसाइटी में ये कैसे, क्या वो कजिन है यार, वो तो बहन लगती, कैसे प्रेम करोगे। नेचर नहीं तय कर रहा है, लेकिन आपने बना रखा है, तो प्रेम की हत्या आप करोगे ही करोगे। कुंठाएं पैदा होंगी। ये समाज हजारों लाखों साल से कई कुंठाओं को लेकर जी रहा है। आपको ये दरवेश इंसान, एक पुरुष को दूसरे पुरुष से प्रेम हो रहा है, आप इसे जाहिर नहीं कर सकते हो। एक स्त्री को दूसरी स्त्री से प्रेम हो रहा है, आप जाहिर नहीं कर सकते हो, तो आप कुचलोगे, नैतिकताएं टूटेंगी, धर्म आएगा सामने। तो नैतिकताएं अगर बचाती हैं तो नैतिकता और प्रेम एक दूसरे के दुश्मन हैं। उस कविता की शुरुआत हुई थी, अच्छा प्रेम, सच्चा प्रेम, सुंदर प्रेम, असली प्रेम, नैतिक प्रेम, समर्पित प्रेम, हर तरफ से होने लगा प्रेम पर हमला। ये जो शब्दावली है ना, ऐसा अच्छा प्रेम, नैतिक प्रेम, ये सब होता ही नहीं है। ये सब समाज में मौजूद है कि प्रेम करो, पर समाज प्रेम करने नहीं देगा आपको, कहेगा सबको प्रेम करना चाहिए, प्रेम बहुत खूबसूरत है, जितनी ईश्वर हैं उन्होंने प्रेम करे हैं, देवता हैं, आप कर लो देवताओं के कृत्य, आपको लिंच कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर का एक छोटा सा फ्रेज आता है, बहुत लंबी कविता है, तो उसमें ये था कि क्योंकि जनानापन है बच्चे का दूध गर्म करना, क्योंकि जनानापन है, एक पुरुष के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जनानापन है बच्चे का दूध गर्म करना, या किसी के थके पैरों में कर देना गर्म तेल की मालिश, क्योंकि किसी की साड़ी तह देना या धो देना किसी की ब्रा, पैंटी, पेटीकोट, ब्लाउज, प्रेम नहीं व्यवस्था में हस्तक्षेप है, और व्यवस्था में खुरपेच हमें बर्दाश्त नहीं। व्यवस्था में रहकर ही प्रेम होता है जनाब, और लाजिम है व्यवस्था से भी प्रेम करें आप।
एक व्यवस्थित प्रेम करें, यदि नहीं तो इससे बेहतर है आप बलात्कारी ही बने। तो ये सोसाइटी जो है आपको एक सिस्टम के अंदर, एक मोरालिटी के अंदर प्रेम करने को बाध्य करती है। अगर ये नहीं, उसके अंदर बलात्कारी बनने का स्पेस है, लेकिन आपको अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के तमाम जो मनचाहे तौर तरीके उनको अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है। तो हम इसकी वजह से बहुत सी कुंठाओं में घिर जाते हैं। इसलिए प्रेम के अंदर बगावत नहीं है, कोई सिस्टम के अंदर की कोई रूढ़ियाँ नहीं तोड़ता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो एक कंफर्ट जोन है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रेम दैवी नहीं होता है, डिवाइन नहीं है। प्रेम डिवाइन नहीं है, इसलिए जो फ्यूडल टाइम का हम अगर जो लोग थोड़ी इकोनॉमिक्स जानते हैं या सोशल साइंस जानते हैं, वो पूरी की पूरी दुनिया हमारे जो पैसे के लेन देन की दुनिया है उस पर टिकी हुई होती है। तो जब पुराने ज़माने में पैसे के लेन देन का या प्रोडक्शन की ताकत जिसके पास थी वो थे, रिश्ते दूसरे थे, तो प्रेम दूसरा होता था। अभी जब फ्यूडल समय का प्रेम दूसरा होगा, एक समाजवादी दुनिया का प्रेम दूसरा होगा, एक कम्युनिस्ट दुनिया का प्रेम अलग होगा, एक पूंजीवादी दुनिया का प्रेम अलग होगा। प्रेम बदल जाएगा। हमारी डिज़ाइन प्रेम पे उस पर टिकी है। तो जो फ्यूडल एरा का प्रेम था, तब हम इतना ज़्यादा मिल नहीं पाते थे, हमारे पास चिट्ठियाँ के अलावा कोई विकल्प नहीं था, महिलाएं कैद थी, रसोई के अंदर कैद थी, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो बड़ा जादुई प्रेम है, 20 साल इंतज़ार कर रहे हैं, आपके गिने चुने से मिल पा रहे हो और उससे मिलने के 10-10 साल लग रहे हैं, बाकी आपको, तो वो जादुई प्रेम है। किताबें लिखी जा रही, कहानी लिखी जा रही हैं, ये सब है। वो सामंती दौर का प्रेम है, तो उसकी नैतिकताएं बहुत अलग अलग हैं। हम उसके और सारे हमारे 18वीं सदी से पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले, उसी तरीके की सारी कविताएं, कहानियां हमारे दिमागों में बसे हुए हैं। आज के समय का प्रेम बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम एक चिट्ठी के देने के लिए तरसे हुए लोग सीधे व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स हैं, एक मैसेज किया, डिलीट किया, वो किया, तो हमें लगा ये क्या है, तो बड़ा 2 मिनट में जो किसी के घर का पता फोटो लेने के लिए जो जिंदगी चली जाती थी, वो आपके लिए तुरंत उपलब्ध है। तो ये प्रेम बदलेंगे, ये पूंजीवादी समाज के प्रेम बदलेंगे, और इस तरह हर दौर के प्रेम, कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा, हमारे दौर का बड़ा अच्छा था, इस दौर का बेकार है, इस तरह की कोई बात नहीं है। प्रेम एक एहसास है, लेकिन प्रेम के साथ मुझे लगता है कि वो प्रेमी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जो एक इक्वलिटी में यकीन करते हैं, जो स्पेस देते हैं, जो प्रेम में ये अधिकार देते हैं कि प्रेम में कभी भी कोई कह सके कि हमें प्रेम ख़त्म हो गया है, अब तो कोई बुरी बात नहीं, दोस्ती। मैंने बहुत प्रोग्रेसिव लोगों को देखा है कि प्रेम के अंदर अगर 2 लोगों में प्रेम है और प्रेम को ख़त्म होना तय है, दोबारा स्टार्ट हो सकता है, तिबारा हो सकता है, लेकिन ख़त्म भी होता है, ये भी तय है। तो जब प्रेम ख़त्म होता है 2 लोगों में, तो कभी भी किसी का पहले हो सकता है, पर एक इंसान अगर दूसरे सिस्टम में जाता है या किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो जो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है वो बहुत ख़तरनाक होती है। वो सारा ध्यान, सारी ज़िंदगी, लोग बड़े बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग गंडे, तावीज़ और मौलवियों, पंडितों के पास जाने लगते कि बस एक बार मिल जाए। आपको कॉकटेल फिल्म का वो सीन याद होगा, बहुत मार्मिक सीन है, जिसमें वो कौन सी हीरोइन थी, दीपिका, वो उस लड़की से रिक्वेस्ट करती है कि अच्छा मुझे अपने साथ रख लो, मैं इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, लेकिन फीलिंग ऑफ रिजेक्शन प्रेम के साथ जो जुड़ा हुआ है वो बहुत ख़तरनाक है, और इसको बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। मतलब इसमें क्या, आज तुम्हारा मन नहीं है, आज हमारा। मैंने अपनी एक दोस्त को समझाया था, वो सनतकदा की फाउंडर्स में थी, वो भी ऐसे ही रहती थी। मैंने उससे कहा था कि भाई अगर तुम नहीं रहती, तुम आज दूसरे प्रेम में आ चुकी हो, तो तुम्हारा हस्बैंड पहले चला गया इसलिए तुम्हें फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है, हो सकता है 3 महीने बाद तुम खुद ही कहीं और शिफ्ट हो जाती तब। तो हमें प्रेम के जो इस तरह की जो परेशानियां, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, ये सब, इसे ख़त्म करके इसे जितना हम डेमोक्रेटिक बना पाएंगे, जितना इक्वल बना पाएंगे, उतना प्रेम नॉर्मल हो जाएगा। प्रेम और दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं है, पर प्रेम को हम इतना, प्रेम और दोस्ती एक ही जैसी खूबसूरत होनी चाहिए, एक ही जैसे नियम कानून कायदों वाली होनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और प्रेम को थोड़ा सा चैलेंजिंग होनी चाहिए, रूढ़ियों को तोड़ने वाला होना चाहिए, तो प्रेम खूबसूरत बना रहेगा। और अगर प्रेम किसी पर्सनालिटी को ऐसे परेशान करता है, तो मुझे लगता है उस पर, मतलब प्रेम सब कुछ नहीं है। प्रेम की दीवानगी में, और ये भी कहते हैं कि प्रेम में मनुष्य बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं है। हिटलर भी प्रेम कर रहा था, एक तरफ प्रेम कर रहा था, दूसरी तरफ हत्याएं कर रहा था।
तो आप जिससे प्रेम कर रहे हो तो उसके साथ अलग रहते हो, दुनिया के साथ अलग रहते हो। शुक्र है। थैंक यू भैया। दरवेश जी, आप कुछ अगर हमें, एक सवाल मेरा था क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है और इसके बाद आयशा एक सवाल पूछेंगी फिर हम ख़त्म करेंगे। मेरा बस एक सवाल था जो मैं आपसे पर्सनली जानना चाह रही थी कि क्या लखनऊ में अब हर जेंडर को इश्क करने का बराबर मौका मिल रहा है पनपने का, कि नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ जिसको लेस्बियन, गेज और बाइसेक्सुअल्स कहते हैं, मैं खुद एक समलैंगिक पुरुष हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बातें कही गई हैं कि शादी को लेकर, एक तो शादी अलाउड नहीं है, मैरिज जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर हुआ लेकिन वो वहाँ पे वापस पार्लियामेंट में भेज दिया गया, उसका असर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। जिन घरों की आप बात कर रही हैं वहाँ तक वो असर जाता है, क्योंकि वो डिबेट, लाइव डिबेट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, बहुत दिनों तक चली थी वो रिपोर्ट, अखबारों में बहुत कवर किया गया था। तो होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं परिवारों में ये एक उनको जो ऑलरेडी जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है उसको और टाइट कर देता है कि देखो तुम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने भी बोला कि शादी नहीं, शादी मतलब प्यार नहीं, मतलब तुम लोग तो बस होते हो जो कि सेक्स के पीछे भागते हो, कंपेनियनशिप की जहाँ बात होती, डिज़ायर्स की बात होती, वो सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था। हालांकि कमिटी के अंदर खुद ही बहुत डिबेट्स हैं कि वेदर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज शुड बी एप्लीकेबल टू द कमिटी, उसमें भी बहुत डिबेट है। नॉट एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज कि हर किसी को शादी कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक बात है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक सेटबैक था, जो एक लिबरल फैमिलीज़ की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी अब ये कहीं ना कहीं कोर्ट होने लग गया है कि देखो अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, पार्लियामेंट में तो कोई सुनवाई होनी नहीं है, तो इस तरह का प्यार का क्या मतलब जिसको कोई फॉर्मलाइज ना हो पाए। जैसे नॉर्मली अगर कोई हेट्रोसेक्सुअल प्यार करता है, चलो शादी करा दो, परिवार जुड़ जाता है, चलो शादी करा दो, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कल को बच्चे हो जाएंगे तो माँ बाप आज रिजेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप एक्सेप्ट कर लेंगे। वो पूरा का पूरा फैक्टर इज टोटली मिसिंग। तो इसमें क्या होता है कि वही चीज़ बोला कि देखो जब वहाँ से नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे प्यार, ऐसे इश्क का क्या फ़ायदा, तुम लोग साथ रहोगे उसका क्या फ्यूचर है। कल को वो अगर तुम लोग साथ रह रहे हो, कल को उससे कोई और पसंद आ गया, वो उधर चला जाएगा, कौन रोकेगा। आज के अगर कोई यहाँ पे अगर हेट्रोसेक्सुअल में कोई डिवोर्स होता है तो सारा परिवार एक हो जाता है, कम्युनिटीज़ एक हो जाती है कि नहीं ये रिश्ता ना टूटे। वो चीज़ LGB में नहीं एग्जिस्ट करता है, ट्रांसजेंडर में भी नहीं एग्जिस्ट करता है कि अगर किसी को कहीं जाना है तो बुरिया बिस्तर उठाता है कि आई एम सॉरी, इट्स वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है कि अगर टॉक्सिक हो रहा है तो आप उठ के जा सकते हो, ये याद। बट कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि हमें बार बार अगर हम कंपेनियनशिप, बार बार हम प्यार बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है और आपकी सेल्फ एस्टीम पे भी बहुत इफेक्ट करता है। सो वो एक स्टेबिलिटी जो आती है, वो स्टेबिलिटी अगर आपकी लाइफ में नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तभी इतना ज़्यादा देखा गया कि बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर मतलब रिसर्च में भी है कि गेज लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं एज कम्पेयर टू हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटीज़। इट्स अ फैक्ट। और उसका रीज़न यही है क्योंकि वो स्टेबिलिटी खोजते रहते हैं। वो स्टेबिलिटी जब तक सोसाइटी से, जब तक लॉ से नहीं आएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। ये मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उनको लगता है कि अरे ना तो समाज एक्सेप्ट करता है, ना कानून एक्सेप्ट करता है, हम तो हैं ही ऐसे। तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होता है कि इन लॉट ऑफ सेक्सुअल इनकाउंटर्स। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है ये चीज़ बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है फैमिली वैल्यूज़ की तरफ। आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, क्योंकि आपने आई थिंक भैया ने भी सेल्फ एस्टीम की बात करी, जो आई थिंक हर जेंडर में वो बियॉन्ड जेंडर्स एग्जिस्ट करती है। मुझे लगता है कि वो जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना ऑफ टू हाफ्स कमिंग टुगेदर इज़ वेरी बुलशिटी फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बिकॉज दो आधे लोग साथ कैसे आ सकते हैं ना, दो फुल लोग ही तो साथ आएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ आयशा और हमारे सवाल थे जो हमने इंटरव्यूज़ में लोगों से पूछे बड़ी क्यूरियसली कि देखिए भाई क्या हमें ही ऐसा लगता है या सबको ऐसा लगता है। एंड
वी रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल डिड, एंड जहाँ पे थोड़ा इंसान खुद पर कम विश्वास करता है या खुद को कम तर समझता है, तब वो खुद को कम तर ट्रीट होने भी देते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आई। हमें ये सेशन अभी रैप अप करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फिल्में शुरू होनी है, लेकिन मैं अगर एक बस सवाल, ये आयशा और मेरा दोनों का सवाल है, जो अगर हम जल्दी जल्दी एक एक लाइन में बता पाएँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी बात करने वाली हूँ कि मैं अच्छे नोट पे एंड करना चाहूँगी इतनी खूबसूरत बातचीत, कि अगर हम जल्दी से बता पाएँ ऐसी एक, किसी ने हमारे लिए कुछ इश्क में किया हो जिसने हमें बहुत ख़ास फील कराया, क्योंकि ये ख़ास मुलाकात है, हम सबकी बहुत ही ख़ास जर्नीज़ रही हैं इश्क की। अगर हम सोच के ये बता पाएँ जल्दी जल्दी कि ऐसा, और आयशा मैं भी चाहूँगी कि आप भी इसका जवाब दें कि ऐसा कुछ किसी ने अगर हमारे लिए बहुत ख़ास किया हो इश्क में, जो हमें अब तक याद है, वो क्या था, और उस ख़ास चीज़ से हम क्लोज़ करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और जो मेरा एक पार्टनर था, ही वाज अ नॉन वेज एंड ही लेफ्ट नॉन वेजिटेरियन फॉर मी। आई थिंक हम लोग साथ रह रहे थे, विच वॉज ह्यूज, विच वॉज वेरी बिग थिंग, कि मतलब उसने बाहर भी नहीं खाता था नॉन वेज, मतलब घर में तो छोड़ी, हम तो घर में बनाते भी नहीं थे, लेकिन वो सेक्रीफाइस करना मुझे बहुत ही मतलब अमेजिंग लगा। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की इतनी चीज़ उसने सेक्रीफाइस की जस्ट टू बी विद मी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। दीपक भैया, एक चीज़, बड़ी सारी रही होंगी, एक चीज़ मैं क्या बताऊं, मतलब जब बहुत सारे प्रेम किए हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी हुई होंगी, लेकिन जैसे मान लो वीना बैठी हैं, वीना से मेरी शादी हुई बाद में, है ना, तो वीना ने मेरी प्रेमिकाओं के लिए चिट्ठी पहुंचाई, है ना, उसके पहले ने और मतलब शादी पहले और ये सारी चीज़ें, तब तो मैं नॉनवेज तो खैर हमसे जेल में आके ये ले जाती थी उस दौर में, लेकिन अगर हम ये कहें कि मतलब देखो, मैं प्रेम के मामले में बहुत खुला रहा हूँ और लोग अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन और मेरे प्रेम होते रहते हैं, और प्रेम को मैं बहुत वैसी चीज़ नहीं मानता हूँ कि होंगे और ख़त्म भी होंगे। तो लेकिन जब प्रेमिकाएं नाराज़ हो जाती हैं या उनको लगता है, पॉजिटिव हो जाती हैं कि उनको लगता है कि ये प्रेम जो है अब वैसा हो रहा है, तो तमाम बार ऐसे मौके आए, बुरे मौके आए, जो वो हैंडल नहीं कर पाए या उन्होंने दूसरे ढंग से व्यवहार किया, तो वीना ने बहुत सपोर्ट किया या उनके साथ कंधे में कंधा मिलाया और उनके साथ मिल के सारा, मतलब सारी गलतियां मेरी हैं, मैं ही ऐसा हूँ, या ऐसा ही है, तुम इसके चक्कर में पड़ी क्यों थी या ये जो, तो इतना ही बहुत है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम को बहुत बड़े उसमें नहीं लेना चाहिए, दोस्ताना तरीके से लेना चाहिए, प्रेम करते रहना चाहिए। प्रेम की एक उम्र होती है, ख़त्म भी हो तो आपके रिश्ते नहीं ख़त्म होने चाहिए, और उसमें मतलब दुनिया में प्रेम करने की अभी जगह नहीं है, दुनिया प्रेम करने की इजाज़त नहीं देती है, सिर्फ पूजा पाठ, किताबों, कविताओं में प्रेम को ज़िंदा रखे, आप करोगे तो नहीं करने देगी। तो वो प्रेम करते रहना चाहिए, और उसका स्पेस बनाने के लिए आपको पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, वो दुनिया बनानी पड़ेगी जहाँ प्रेम किया जा सके, प्रेम को नॉर्मल किया जा सके। तो मयाज के शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि बख्शी हैं हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, बख्शी हैं हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, डरते नहीं सियासते अहले जहाँ से हम। शुक्रिया। रुबीना भी, मेरा एक बहुत खास आपने कह दिया है कि हमें अब पसंद नहीं है इश्क, लेकिन मतलब वैसे तो कोई मुझे लाइफ पार्टनर अब नहीं चाहिए, भर चुके हैं। वही वाली बात है कि वो जो गाना गाता था उसके अगर आधार पे हम कहें तो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम वाला हाल है अब तो। लेकिन जो मुझे जो मेरा इश्क है वो बहुत दूर है, और वो है BTS जो कोरियन बैंड है, वो मेरा उसका लेवल बहुत ही ऊंचा है। हमारी अक्सर लड़ाई साहब से होती रहती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कोई भी उल्टा सीधा जब उनको बोलता है तो मेरे मतलब समझ लीजिए कि मेरे हाथ में कुछ भी और उसको मार डालेंगे अगर BTS को कोई बोलेगा, क्योंकि वाकई वो मेरा वो वाला इश्क है जो शाकिर से बढ़कर अब कह सकते हैं कि वो 10 साल का इश्क इधर है और वो इधर है। तो ये मेरी फ्रेंड है मरियम, जो मुझे हर साल कोई ना कोई गिफ्ट वो BTS वाला दिया करती है। जब वो देती है ना तो वो पागल हो जाते हैं कि BTS मेरे पास है। तो मरियम नगमा ने भी मुझसे वादा किया है कि हम आपको कोरिया ले चलेंगे और उनसे मिलवाएंगे। भाई हम तो उस दिन पैर पकड़ लेंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे जिस दिन हम BTS से मिलेंगे।
तो अभी मेरा इश्क अभी BTS है फिलहाल। थैंक यू। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे जो बात मैंने कही थी, हालांकि अभी टाइम नहीं है ऑडियंस का, तो हमारी दोस्त संगीता बैठी हैं, तो इनका स्टेटमेंट था कि भाई बड़ी मेहनत लगती है इश्क करने में, कि नए सिरे से मैसेज देखो, फिर वो करो, फिर वो करो, तो हमारा शरीर इजाज़त नहीं देता है कि लगातार लंबे समय तक प्रेम किया जाए। हम प्रेम के नॉस्टैल्जिया में रह सकते हैं या ख्याल में रह सकते हैं, पर ज़मीन पे प्रेम उतारने में मेहनत लगती है। इसलिए प्रेम और उम्र का एक कनेक्शन ज़रूर है, वो है। और प्रेम को अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आसान हो जाएंगे रास्ते। तो नौजवानों के लिए दुनिया खुली है। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है जैसा आप लोग बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट के एक्सपीरियंस की वजह से लोगों के केसेस सुनते हुए, उनकी बातें सुनते हुए ऐसा लगा कि आदमी को टाइम देना चाहिए दूसरे के लिए। कुछ कर पाएँ न कर पाएँ वो तो डिफरेंट चीज़ है, समय देना चाहिए। जब आप किसी को समय देते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो आप अपना पार्ट प्ले कर देते हैं। इस पे किसी का शेर याद आ रहा है, पता नहीं याद पूरा आता ही नहीं आता। रखा करो नज़दीकियाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रखा करो नज़दीकियाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर न कहना कि हम चले गए और तुमने बताया भी नहीं। आयशा, हम अब आपकी बात से ख़त्म करेंगे। आप हमें अगर ये भी बताएं थोड़ा सा अपनी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा रहा, और आप ये कॉन्वर्सेशन क्लोज करें। वैसे तो सारे सवाल हो गए हैं, तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस इतना कहेंगे कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लखनऊ शहर में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा शहर है, उस शहर में और उस शहर के रहने वालों में मोहब्बत को लेके क्या एहसास है, क्या जज्बात हैं, और क्या वाकई में हमारा शहर आज भी आशिकाना है या नहीं। तो इसी चीज़ को लेके बहुत सारे पहलू निकल के हमारे सामने आए, और उस पहलुओं पे अभी हम लोगों ने बात भी की, और बात करने के साथ साथ हमने उस पर फिल्में भी बनाई हैं। तो अभी यहाँ पर फिल्मिस्तान भी होने वाला है, तो उस फिल्मिस्तान में आप देखेंगे, जैसे हमने इश्क और शादी के ऊपर बात करी है, तो हमने इश्क और शादी पे एक फ़िल्म बनाई है। साथ ही साथ हमने लव और पीस पे भी बात करी है कि इंसान प्यार करता है तो हमारे आसपास, हमारे घर में हम पीस और अमन को देख पाते हैं। तो इसको लेकर भी हमने बात करी, और हकीकी और मिजाजी इश्क के बारे में भी बात करी। तो उसके ऊपर भी हमने फिल्म बनाई है। तो आप लोग यहाँ पर अभी हमारी बनाई हुई थीम की फिल्मों को देखिएगा और उसका लुत्फ़ उठाइएगा। शुक्रिया। बट कहा है लोगों ने होता है, लेकिन बिफोर दैट थैंक यू सो मच दरवेश जी, दीपक भैया, रुबीना अपी, नस्माना सर। दिस वॉज आई नो नॉट मुझे अभी भी लग रहा है कि हम इस पर अगर बात करेंगे तो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा मौजू है कि इट्स एंडलेस। लेकिन सैडली जैसे शादी एक ढर रहा है, वैसे फेस्टिवल भी एक ढर रहा है। ये ख़त्म होगा तो इसके बाद कुछ शुरू होगा। बट थैंक यू, आपने बहुत पर्सनली बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी। मैं आपसे इसके बाहर भी इस बारे में बात करना चाहूँगी और करती रहूँगी। थैंक यू। थैंक यू अलीशा, आयशा, बड़ा खूबसूरत सा एक सेशन रखा, और सभी पैनल मेंबर्स को ये गुफ्तगू सेशन काफ़ी खूबसूरत और ओपन रहा। सब ने अपने काफ़ी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी रखे और एक्सपीरियंशियल करियर पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रखे। अब इसी तरह से हम सब पैनल मेंबर्स के लिए एक तोहफा हाजिर करते हैं। एडवोकेट सुभाष चंद्र धस्माना जी, थैंक यू फॉर कमिंग। रुबीना आपा, थैंक यू। दीपक कबीर जी, धन्यवाद। दरवेश जी,
और इतना खूबसूरत सेशन होल्ड करने के लिए अलीशा और आयशा, थैंक यू सो मच। थीम में काम करने के लिए धन्यवाद।